Nevertheless, very interesting topic, and Sandeep bhai, as we slightly just touched upon the topic yesterday, but I think we didn't do full justice. And as we go through the topic, definitely there are more nuances to it, which I think would be beneficial for each and every one of us to understand. To start with the proposals of framework. So basically, the pre-listing provisions under ICDR and corporate governance norms under LODR. So would be great to start with that, and very basic, so as to first understand what it is all about. श्योर प्रिंस। तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। एक्चुअली मैंने ही आपको बोला कि यार वो एक स्पेस में फॉलो अप कर लेते हैं, क्योंकि कल आपने स्पेस में मुझसे क्वेश्चन पूछा था एंड आई गेव वेरी कैजुअली रिस्पांस। क्योंकि हुआ क्या, उसमें से 2-3 कंपोनेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कल कर गए थे। तो मुझे लगा कि यार वो तो लॉजिकल सी बात है, उसमें क्या दिक्कत है, अच्छे अच्छे ही इंप्रूवमेंट्स हैं। इनफैक्ट ओवरऑल इंप्रूवमेंट्स आर, एवरीथिंग इज फॉर गुड फ्रेंकली, फॉर अ चेंज, इन स्पाइट ऑफ जितनी भी हम हाइप कर लें कि सेबी ने मार्च में बोला, सेबी चेयरमैन ने कि देयर आर सम कंसर्न्स इन दिस सेगमेंट, दे केप्ट ऑन सेइंग फ्यू थिंग्स, राइट? But if you read the consultation paper, you can think, I mean, those who understand how markets work and what are the potential pitfalls, or some of the red flags we see in companies' IPO process as well as post IPO. That surely looks like a very solid consultation paper. और ये consultation paper more or less प्रैक्टिकली अडॉप्ट हो जाता है, क्योंकि एसएमई सेगमेंट के कोई पार्टिसिपेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि इस कंसल्टेंट पेपर में कोई ऐसी एडवाइस दे देंगे किसी भी उसको अमेंड कर लेगा। तो यूजुअली ये अप इन द एयर डाल दिया जाता है कि जिससे कोई ये ना कहे एब्रप्ट चेंजेस हैं, आपको बता दिया गया है। और सेबी की बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए सम टाइम इन मार्च एंड अप्रैल, दैट इज व्हेन इट विल गेट अडॉप्टेड। In past, such practice was, the people who work with closely, and I'm naturally giving you secondary feedback, not my primary understanding of how things work, कि जब भी इस तरह के नए रूल्स आते हैं तो उसके प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे होते हैं, रेट्रो इफेक्ट पे नहीं होते हैं। बट एट द सेम टाइम, अगर इन अदर वर्ड्स कोई डीआरएचपी मार्च तक फाइल होता है तो टेक्निकली इट नीड नॉट टू फॉलो दीज नॉर्म्स, राइट? और इट मे सो हैपन इंडिया है, ये कंसल्टेशन पेपर अडॉप्ट करने में हो सकता है इंडिया से भी फास्ट ट्रैक कर दे, कोई एडहॉक बोर्ड मीटिंग लेके इसको फॉर्मलाइज कर दे। और ये भी हो सकता है कि 6-8 महीने देर हो जाए, बट थॉट प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग है, एंड दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड। और क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस स्पेस में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रैंकली जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं और जो मतलब जो थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, चीजें समझना चाहते हैं, उनके लिए तो ये चीजें इंटरेस्ट की हैं। फॉर अ टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर, फ्रैंकली, आई मीन दिस इज जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज, बट इट्स ऑलवेज गुड टू नो। And I can see Pankaj Bhai and Tanmay also. So if they can come as a speaker, that's good also. So because then discussion can be even multifold. So, Sandeep, on the monetary limit, I think they have given two options. So, of the two, which appears to be more relevant, or there is nothing much to read on in the basically the two limits being given, increasing it from 1 lakh to 2 lakh, or I think to 4 lakh, right? Okay, just 1 second, Prince. So first of all, इससे पहले मैं आपको आपने जो टर्म्स यूज किए आईसीडीआर और एलओडीआर, वो थोड़ा बता देता हूँ, अगर जस्ट इन केस कुछ लोगों को नहीं पता है लिसनर्स में। सो देयर इज दिस, द एक्रोनिम आईसीडीआर बेसिकली मींस इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, which is basically the rules which are applicable during IPO stage, right? In run up to the IPO. The other acronym is LODR, which is Listing Obligations and Disclosure Requirements, and that is naturally post IPO, right? So most of the corporate governance related rules are rules which are applicable once you get listed. So ICDR, in other words, pre-listing or listing process, and LODR is post-listing or corporate governance. I mean, corporate governance is a much broader term, but these are kind of conditions which regulators are trying to put on any company which is looking for IPO via SME platforms. So that's one. Just give me 1 second. So okay, I think your question was on the increased minimum application size. So one discussion is
to increase it to 1 to 2 lakhs, and another option is 1 is to 4 lakhs. Most of the market participants, including me, are of the view that lot sizes actually makes platform very prone to, I'll say, group buying, basically signaling, right? And that's why we have such a strong ESM framework, etc., to avoid that kind of a manipulation. सो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप लॉट साइजेस हटा दीजिए, बट नेचुरली गवर्नमेंट इज नॉट ऑफ द व्यू, क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. सो जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, तो वो टाइमलाइन वो काफी फैंसी टर्म हो जाता है. उसके लिए केवाईसी लगेगी, उसके लिए ब्रोकर सर्टिफिकेट्स लगेंगे, तो वो सब नहीं करना चाहते हैं रेगुलेटर्स. उन्होंने सिंपली ये कर दिया कि भाई लॉट साइज ही 2 लाख की कर दो, तो मिनिमम तो एक एक मतलब वो बेसिकली कंसल्टेशन पेपर में वो ओपिनियन ले रहे हैं कि यार 1 से 2 करें कि 1 से 4 करें. तो अगर मार्केट पार्टिसिपेंट से पूछेंगे तो 2 ही है. पर्सनली मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि इतना इन्फ्लेशन हो गया है. ये जब नॉर्म्स आए थे तो 2012 में आए थे, आज 12 साल हो गए हैं, तो चीजें वैसे ही 2.5 गुना 3 गुना हो चुकी होंगी. तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स. प्रॉब्ली सम यंग गाइज हु वर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट सम एसएमईज हियर एंड देयर, उनको मार्जिन पे फर्क पड़ेगा, but I don't think it will so dramatically change the liquidity profile of the market. In fact, if anything, the sad outcome of it is, which is a general practice, कि वो कई बार ये कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं पहले 5-6 महीने 12 महीने में, और लॉट साइजेस 5 lakhs 10 lakhs की हो जाती हैं, which makes it inaccessible to relatively normal investors. और ओनली व्हेन इट रीचेस सर्टेन साइज और वो लॉट साइज रिवाइज होता है, तब तक वो स्टोरी का 80%, इन अदर वर्ड्स, जूस जा चुका होता है. तो they are trying to make it a restricted market. Idea is they want to protect you from the bad one, but like any regulation, the downside of that is you will also get excluded from the good ones. So yeah, those are my few thoughts on the topic, Prince. And Sandeep, on the NII allocation alignment, wherein it has been split into subcategories of applications less than 10 lakh and greater than. So, any, I mean, at this point needs any kind of attention, or it's like No, nothing. I normal? mean, as you know, I'm not very active. I mean, I don't bid for IPOs and I don't do that mathematics around it, purely because I'm not allowed to sell before 1 month. So for me, IPO process doesn't exist so far, right? One day, someday I will do it, but I've never done it. I find it boring, frankly. But for the people who do a lot of permutation and combination as a mathematical exercise to increase the odds of allocation, etc., probably it will matter. But in short, they are proposing to split the NII definition for this segment into more 2 subcategories: greater than 10 lakhs and less than 10 lakhs. If then I mean, it is welcome. I mean, see, India is full of techie people, right? We love complications. We love arguments and we love complications. So make it so technical that people just spend more maths. I mean, इतना maths पढ़ते हैं तो कुछ और कर लेते हैं. That's it. But beyond that, I don't think इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए. And Sandeep, they also increased the minimum number of participants from say 50 odd to 200. तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस है? अगर लाइक कुछ होता ना कि भाई द मोर द इन्वेस्टर्स, बेटर द So प्राइस this is डिस्कवरी. one of those. Yes, yes. So this is one of those archaic rules which represent a period when no one was interested in this segment. So before 2019-20, not many people knew about this segment. So I surely recall many cases जहाँ पे LM को ये घबराहट होती थी कि 50 एप्लीकेशन आएंगे कि नहीं. तो उनका फर्स्ट साई ऑफ रिलीफ फीलिंग से ज्यादा ये रहता था कि किसी भी तरीके से कम 50 एप्लीकेशन आ जाए, विच इज अनथिंकेबल टुडे. आज आप कोई घटिया से घटिया भी इशू डाल देंगे, क्योंकि इतना लोग ट्रैक करते हैं चित्तौड़गढ़ और ट्विटर और ये 50, मतलब इट्स फनी कि 50 और 200 की बातें कर रहे हैं, राइट? सो द होल आइडिया इज डे वन पे आपके मिनिमम शेयर होल्डर 200 होने चाहिए. अब इसको ऐसे देखिए कि 1 लाख की करंट लॉट है, लेट्स से उसको 2 lakhs का कर दिया, तो 2 lakhs पे 200 इज जस्ट नथिंग बट 4 CR, राइट? और मोस्ट ऑफ द एसएमई आईपीओज आर मच बिगर नाउ डेज, बट आपको वो भी बीच बीच में दिखेगा कि छोटे छोटे आईपीओज आ जाते हैं.
जिसको भी कर्टेल करना चाहते हैं, और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने मिनिमम फंड रेज को बढ़ाने की कोशिश की है। होल आइडिया इज कि एक मिनिमम मार्केट कैप से कम की कंपनियां ना आए, और ऐसा ना हो कि वो जो आ भी रही है थ्रेशोल्ड पे, लेट से उन्होंने थ्रेशोल्ड शायद 100 करोड़ की मार्केट कैप 25 करोड़ का फंड रेज कर दिया है, विच टेक्निकली मीन्स नो कंपनी कैन list on day one at least at the issue price less than 100 crore market cap, right? So which basically means your 26 crore will be in public hand. That should not be concentrated in less than दैट्स, बट इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है एटलीस्ट डे वन में। और एक बार लिस्ट हो गई, नो वन कैन फोर्स अ कंपनी टू इंश्योर की मिनिमम 200 है, दैट्स नॉट कंपनीज जॉब, राइट? फॉर एग्जांपल डे वन पे 250 एप्लीकेशन आ गए, सबको एलोकेशन भी मिल गया, और उसके बाद किसी वजह से बहुत लोगों ने बेच दिया और कंसंट्रेशन करके 30 शेयर होल्डर बैठ गए। अब इसमें कंपनी क्या कर सकती है? दे कांट फोर्स समवन टू बाय, राइट? तो दिस इज मोर ऑफ ए डे वन रेगुलेशन। फ्रैंकली इट इज एन इनसिग्निफिकेंट वो पूरा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है तो सारी चीजें चेंज की हैं, तो उन्होंने ये भी चेंज कर दी कि यार 50 की जगह 200 कर दो। And Sandeep, the offer of sale limit has been like it is maximum 20% of the issue size. Not sure what was the number previously, but is it a good step or how exactly you read this point? So this is actually very interesting, right? So legally and technically, an IPO process is just a platform, right? So a regulator cannot enforce कि वो फंड रेज किस पर्पस के लिए है, बट यहाँ पे उन्होंने एक मोरल स्लैश कॉन्सेप्ट कॉल ली है, और वो फॉर गुड भी है। तो उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था, और जब वो 100% ओएफएस आया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तन्मय वगैरह बता देंगे। मुझे बस इसलिए याद था कि कुछ पॉपुलर हैंडल्स जिनको मैं काफी रेस्पेक्ट करता हूँ, पीपल लाइक राजस्थान स्टॉक वॉच, राहुल आर्या, सबने उसको हाईलाइट किया था कि वो जिस सेगमेंट में आई थी उसमें बहुत अनयूजुअल प्रॉफिट दिखा रही थी। इट इज ए कमोडिटाइज्ड कंपनी, राइट? एंड लेट्स प्रॉब्ली अवॉइड टेकिंग नेम आल्सो फॉर अ सेक। तो उसने 100% ओएफएस किया और डबल प्रॉफिट मार्जिन दिखाया, तो ये 3-4 महीने पहले की बात है। तो मल्टीपल लोग जो एसमी मार्केट को ट्रैक करते हैं और बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, उन्होंने अपने नोट्स में डाला कि जस्ट डजंट लुक फाइन, राइट? एंड इट सो हैपेंड कि उस कंपनी ने 100% ओएफएस भी किया, और वो पीक बुल मार्केट था, तो नेचुरली सबको सब्सक्राइब भी हो गया। तो प्रमोटर ने एक्स प्राइस पे बेच दिया, ऑब्वियसली पूरा का पूरा, और वो फ्रेश इश्यूएंस नहीं था। एसेंशियली ओएफएस मतलब 90% लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, बट जिनको जस्ट नहीं क्लैरिटी है, बेसिकली कंपनी दो ही तरीके से फंड रेज कर सकती है। फ्रेश इश्यू रेज करेगी तो वो पैसा कंपनी के अंदर जाएगा, और ओएफएस करेगी तो बेसिकली इसका मीन्स है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं, और जो भी आईपीओ की प्रोसीड्स है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स बायबैक में हो रही है। तो इसमें प्री मनी पोस्ट मनी का कॉन्सेप्ट होता है। इन अदर वर्ड्स, आप टेक्निकली लगभग 20% आप कम बेटर वैल्यू पे पाते हो, अगर जैसे लेट से 20 करोड़ का पैट है आपका, राइट? और आपको उसको 400 करोड़ पे इश्यू प्राइस पे ला रहे हो, तो आप हमेशा बोलते हो ना कि इसका ट्रेलिंग पी 20 पे लॉन्च हो रही है। बट अगर वो ओएफएस है तो आप उसको वैल्यू दे रहे हो 400 करोड़ की, और अगर वो फ्रेश इश्यू है तो आप उसको वैल्यू दे रहे हो 300 करोड़ की। ये लाइन कहाँ से आई प्रिंस? बेसिकली जब फ्रेश इश्यू आया तो वो जो 100 करोड़ का प्रोसीड है वो कंपनी के अंदर जाएगा, तो आपने तो वैल्यू केवल 300 करोड़ की आकी, राइट? क्योंकि डे वन पे 300 करोड़ प्लस 100 करोड़ मिला करके 400 करोड़ हुआ। प्लस ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गई कि योर वैल्यूएशंस आर चीपर। अब मोस्ट ऑफ द रिटेल इतना दिमाग लगाते नहीं है, उनको समझ में नहीं आता ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कि यार 20 करोड़ का लास्ट ईयर का पैट है, तो ओएफएस कर रहे हो तो आपने 400 करोड़ का वैल्यूएशन दिया, और अगर फ्रेश इश्यूएंस कर रहे हो तो टेक्निकली बिफोर फंड इन्फ्यूजन आपने उसको 300 करोड़ का दिया, दोनों में 33% का डिफरेंस है, राइट? तो ये तो खैर मैथमेटिक्स हो गया। नेचुरली इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं हो सकता। हुंडई ने भी पूरा ओएफएस किया, सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने उसको कंफर्टेबल समझा, वैल्यूएशंस को अप्लाई किया। लकली एंड लकली वो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, वो इंसिडेंटल है। तो मेन बोर्ड में जहां पे कंपनियां बहुत मेच्योर हो चुकी हैं, और एक हुंडई जैसी कंपनी जिसने ऑन रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा डिविडेंड पे किया है और प्रॉब्ली विलिंगनेस शो करी है या फिर करेंगे कि डिविडेंड वो रेगुलर देते रहेंगे, तो उनको जब फ्रेश फंड चाहिए भी नहीं, तो आईपीओ में उन्होंने कहा कि भाई हमें ओएफएस करना है।
तो वहां पे सेबी इज कंफर्टेबल. बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर इन एसएमई कि इस प्लेटफॉर्म का पर्पस ही ग्रोथ फंडिंग है. तो जब ग्रोथ फंडिंग है तो फ्रेश इश्यूएंस होना चाहिए. तो अभी तक इस पे कोई रूल नहीं था. अब उसको उठा करके उन्होंने 20% पे कैप करने का प्रपोजल दिया है प्रिंस. Right. And Sandeep, सॉरी another point. बहुत लंबा आंसर था बट एनीथिंग नहीं मतलब आई थिंक इट इज ऑब्वियस राइट माय आंसर. बट अगर नहीं समझ में आया तो आई एम हैप्पी टू इलैबोरेट. Vinny, totally got it. And appointing monitoring agencies, so the limit has been also lowered from 100 CR to 20 CR for fresh issue. So, I mean, just to understand on it, what exactly it is. I mean, even I don't know about it. तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो आईपीओ होता है तो इसका जो फंड यूज होता है उस पे एक जिसको ऑफर फॉर सेल में आप ये दिखाते हैं कि फंड यूज का एक सेगमेंट होता है डीआरएचपी का. इनफैक्ट मैक्सिमम से सीजनड इन्वेस्टर्स या एनालिस्ट उस सेक्शन को जरूर पढ़ते हैं कि भाई आईपीओ क्यों आ रहा है. ठीक है. तो जो पर्पस ऑफ इश्यू वाला सेक्शन है अब हमने रेज कर दिया तो वो पैसा मिसयूज तो नहीं हो रहा है. तो नॉर्मल कंपनी में आप ये तो मान के चलते हो यार कि कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है अगर के उसने बोला है कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो वही करेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है. बट ये चीज अभी तक डिक्लेरेशन के बेसिस पे था. अब उन्होंने नहीं किया अगर तो कैसे हम इंश्योर करें. तो एक 100 करोड़ से ज्यादा का अगर इश्यू साइज था विच बेसिकली मींस 400 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप था तो पहले वो एक मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करने की बात करते थे. अभी जिन लोगों ने ट्रैफिक सोल का केस फॉलो किया होगा तो उसमें इवन दो इश्यू साइज कम था उसमें उन्होंने ये बोला था कि हम अगर हम आईपीओ लाएंगे भी तो हम इश्यू साइज सॉरी मॉनिटरिंग एजेंसीज जस्ट एक सेकंड प्रिंस एक सेकंड प्रिंस Uh-huh, प्लीज. sure, sure. So, meanwhile, our audience can surely listen to this recording at some later point in time on this handle because this is important from understanding point of view. And as rightly said by Sandeep initially, it's more, I mean, obviously, normal topic से थोड़ा अलग है but interesting है और it is always good to understand the nuances because going forward अभी तो शुरू किया है but at some point in time we will all become good investors wherein these things become more relevant. हे प्रिंस आई एम बैक. Yeah, please. हाँ तो ये मॉनिटरिंग एजेंसी इन सिंपल टर्म्स की जो फंड यूसेज है उसकी रिपोर्ट हम सेल्फ डिक्लेरेशन या उससे नहीं मानेंगे. हम एक मॉनिटरिंग एजेंसी से ही लेंगे अगर इश्यू साइज मोर देन आई थिंक कितना किया है उन्होंने 20 करोड़ कर दिया है राइट. कि फ्रेश इश्यू साइज अगर 20 करोड़ है पहले वो 100 करोड़ की लिमिट थी तो आपको एक मॉनिटरिंग एजेंसी डालना पड़ेगा. हेलो. Yeah, Sandeep. So next line, okay. So another is phased lock-in release for promoter holding, and lock-in is for minimum promoter contribution lock-in for 5 years. Excess holding phased release 50% after 1 year and remaining after 2 years. So would you? तो इसमें क्या है कि एक रूल होता है जो बेसिकली प्रमोटर्स के शेयर जैसे एंकर्स के शेयर 1 मंथ और 3 मंथ्स के बाद रिलीज होते हैं 50%. जो प्री आईपीओ शेयर होल्डर होते हैं नॉन प्रमोटर्स के उनके 1 ईयर के लिए एग्जैक्ट लॉक इन होते हैं बट 1 ईयर के बाद वो डे 1 पे रिलीज हो सकते हैं. मतलब एनीबडी कैन टेक्निकली सेल इट ऑन आफ्टर 365 डेज और 252 डेज ऑफ ट्रेडिंग राइट. कैलेंडर ईयर होता है 1 ईयर. और प्रमोटर का एक मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है 20% वो लॉक होता था पहले 3 इयर्स उसको उठा के इन्होंने 5 ईयर कर दिया. जो बाकी पोर्शन होता था एबव 20% वो एग्जैक्ट 1 ईयर के लिए के बाद रिलीज हो सकता था. तो अगर बहुत मोटे तौर पे देखें और हो सकता है इसमें मैं एक आध परसेंटेज ऊपर नीचे बोल रहा हूँ तो एनीबडी कैन ऑब्वियसली करेक्ट इट मी ऑन कमेंट्स बट आई बिलीव आई एम ब्रॉडली करेक्ट कि लेट्स से 70% की होल्डिंग है प्रमोटर की तो उसमें से 50% रिलीज हो जाती थी 1 ईयर के बाद. अभी नेचुरली कोई प्रमोटर डे 1 पे आके 50% नहीं बेच देगा तो दीज आर मोर लाइक प्रोसेस रादर देन अ पॉइंट इन टाइम. और बाकी 20% 3 इयर्स तक लॉक होता था. उसको उन्होंने और फर्दर इनहांस कर दिया क्योंकि छोटी कंपनियों में प्रमोटर्स ने कोई इलेबोरेट स्कीम की है कि वो ऐसे से करके और 2-3 साल में बेच के चला जाएगा. अ केस लाइक वरेनियम क्लाउड फॉर दैट मैटर राइट.
तो उसमें उन्होंने कर दिया है कि मिनिमम जो पोर्शन है वो 5 साल तक लॉक इन रहेगा 3 की बजाय, और जो बाकी पोर्शन है वो भी 1 साल के बाद उसका 50% रिलीज होगा और 2 साल के बाद बाकी रिलीज होगा। तो बेसिकली जो लॉक इन पीरियड फॉर प्रमोटर है उसको थोड़ा उन्होंने इलोंगेट कर दिया है। And also, like the categorization wherein general corporate purpose has been restricted to 10% of the issue, or to say 10 CR, whichever is lower of the two. हाँ, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आपका 60 करोड़ का फंड रेज हो रहा है, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि 20 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या होता है कि जब भी फ्रेश आईपीओ आता है तो उसके 3-4 ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं। या तो वो कैपेक्स के लिए लिया जाता है, जो रेगुलेटर्स, आई मीन उन्होंने कहीं पे हायरार्की नहीं बनाई है, लेकिन एक अनसेड रूल है कि अगर कैपेक्स के लिए फंड रेज हो रहा है तो सबसे ज्यादा लोग कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उनको रहता है यार कि इसमें कोटेशन होगी, और एक ये मशीन खरीद रहे हैं, मशीन सिस्टम में पड़ी रहेगी, ग्रॉस ब्लॉक में दिखेगी, तो कोई फंड डाइवर्जन का उतना एंगल नहीं है अगर कैपेक्स प्रोग्राम में कोई फजिंग नहीं है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल, विच बिकम्स ए वेग टर्म, राइट, कि यार अभी 30 डेज का चल रहा था, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग तो हो सकती है, अगर मेजरली डिटेरिएट हो गई तो फिर लोग उसका डाइवर्जन वगैरह देख सकते हैं, बट अगर ग्रोथ हो रही है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी ही और आईपीओ से फंड यूज होगा भी। तो दैट इज probably not as considered as good as capex, but let's say लॉजिस्टिक्स फर्म, सब लॉजिस्टिक्स फर्म में कोई कैपेक्स तो हो नहीं सकता, तो वो क्या करेगा। इसमें सबसे ज्यादा चैलेंज आने वाला है आईटी जैसी कंपनीज के लिए। अब आईटी सर्विसेज कंपनीज फ्रैंकली मोनेटाइजेशन के लिए आती थी, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट, और ओएफएस अलाउड नहीं रहेगा। फ्रेश इश्यूएंस में वो कैपेक्स दिखा नहीं सकते। अब एक आईटी सर्विसेज कंपनी क्या कैपेक्स करेगी, जबरदस्ती जाके प्लॉट खरीदेगी, और जब जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर कोई एसेट लाइट मॉडल में कंपनी है तो उसको टेक्निकली जरूरत भी नहीं है लीज लेने की या प्लॉट लेने की, बट वैसा कुछ करेंगे, और कितना कंप्यूटर का फर्जी आप कोटेशन दिखाओगे। तो उस तरह की कुछ कंपनीज को चैलेंज होने वाला है। तो पहले क्या एक था, उन्होंने ना एक एडहॉक टर्म बनाया हुआ था जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस, तो विच यूज टू बिकम ए कैच ऑल काइंड ऑफ ए सेगमेंट, कि भैया आपने 25 करोड़ का इशू साइज है, उसमें कैपेक्स दिखा दिया 10 करोड़ का, बाकी 15 करोड़ का लिख दिया जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, कि भैया ट्रैवल में यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो फ्री फॉर यूज काइंड ऑफ ए टर्म था, जिसमें काफी मिस यूज होता था, क्योंकि उसको डिफिनेशन ही इतना वेग सी है, राइट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, विच बेसिकली मीन्स यू कैन यूज एनीवेयर। तो उस चीज को उन्होंने 10% ऑफ इस साइज पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता, तो दोनों का लाइक मिनिमम ऑफ बोथ कर दिया। तो भले ही वो 200 करोड़ का भी रेज है तो भी आप 20 करोड़ नहीं कर सकते, 10 सीआर से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। और अगर इश्यू साइज लेस देन 100 करोड़ है, एज इन द आईपीओ साइज नॉट द मार्केट कैप, then naturally you have to cap it at the 10% of the fundraise. So, next point, Sandeep. प्रिंस, एक काम करते हैं ना, ये बहुत बड़ा पेपर है, तो इसको मतलब ना मैं हाई लेवल पे कुछ बुलेट पॉइंट्स कर देते हैं, वरना क्या एकेडमिक एक्सरसाइज होगी, लोग भी बोर होंगे और बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। आई प्रॉब्ली ट्राई टू डू ए ट्वीट लेटर इन द डे, सॉरी डे, अभी क्या है, नाइट ही हो जाएगी थोड़ी देर में, बट मैं कुछ हाई लेवल पे, इफ यू अलाउ मी, आई कैन जस्ट टॉक अबाउट फ्यू अदर हाँ हाँ, हाई लेवल थिंग्स। 100%। एक मतलब बेसिकली थोड़ा मतलब फॉलो अप क्वेश्चन, ये जो एलिजिबिलिटी ऑफ आईपीओ वाला है, इसमें दे आर सेइंग लाइक एटलीस्ट 2 of the last 3 years जो मैंडेटरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 3 CR, और मिनिमम इन्होंने इश्यू साइज भी रखा है। तो इसमें संदीप बहुत सारी ऐसी ग्रोथ कंपनीज होती है कि शुरू में प्रॉफिट नहीं आ पाता, तो उनके लिए चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से? I mean, आपकी रीडिंग क्या है? चैलेंजिंग होगा, बट कंपनी सी रेगुलेटर्स ने कॉल ले लिया है कि दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर दोज काइंड ऑफ कंपनीज। तो आप पहले भी पीवीसी से ही फंड होते थे, आप उधर ही ऑपरेट करते रहिए, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि रिटेल इन्वेस्टर विच kind of participates in SME does not have the smartness to appreciate these very small cases, कि उसमें कितना बेईमानी है और कितना जेन्युइन है। और बेईमानी की क्या डेफिनेशन होती है, एक बहुत ही जेन्युइन कंपनी 5 साल तक फेल होके और बंद हो सकती है। तो जस्ट बिकॉज ये कंपनी बंद हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई स्कैम हो गया, राइट। लोग बहुत आसानी से बोलते हैं अरे वो डब्बा कंपनी थी, अरे डब्बा कैसी थी, हो सकता है उसने जेन्युइनली एक चीज ट्राई की होगी और 5 साल तक ट्राई की और इट नेवर वर्कड, राइट, एंड फेल्ड। आई मीन बिजनेसेस फेल, बट मेन बोर्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कॉल ले ली कि यार छोटी कंपनीज में ये समझ पाना कि इसमें इंटेंट ही बैड था, कि ये जेन्युइन बिजनेस फेल्योर थी, और वो रेगुलेटर उस होता ना कि उस बवाल में फंसना नहीं चाहते हैं कि कौन जाके एनालिसिस करे। तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी का। इनफैक्ट दैट दिस अलॉन्ग विथ अनदर चेंज इज द वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज, जिससे आज मॉर्निंग से प्री आईपीओ मार्केट हिल गया है।
So in last 1 year of bull run, there was lot of crowdsourcing of pre-IPOs. Crowdsourcing as in, even though technically allowed नहीं है, a private placement by definition is private placement, so you cannot do advertisements in newspapers or anywhere. You can only circulate in private circles. बट उसका भी आज के डिजिटल मीडिया में आपको पता ही है कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ऐसे ऐसे प्री आईपीओ हुए हैं कि वो 2-2 महीने 3-3 महीने डिस्कशंस हुए हैं, हजारों लोगों ने इवेलुएट किए हैं, 200-200 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख एक्सेट्रा. और एक टर्म आई थिंक उमेश ने मॉर्निंग में यूज किया था कि डाउन सेलिंग. तो उसमें ये भी होता है कि कई बार कुछ बिग इन्वेस्टर और बिग ब्रोकर्स एक ब्लॉक ले लेते हैं प्रमोटर से प्री आईपीओ मार्केट में और अनलिस्टेड मार्केट में, और फिर उसको वो 20% 10% प्रीमियम में खुद ही सेल करके मार्केटिंग कर करके, क्योंकि वहां पे कोई रेगुलेशन राइट नहीं है, राइट, क्योंकि वो अनलिस्टेड मार्केट है, प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट ने कोई इसमें रूल्स रेगुलेशन डिस्क्लोजर के तो है नहीं कि आप जाके कैसे, ऑडिटेड भी नहीं है बैलेंस शीट, सब कुछ ट्रस्ट मी ब्रो काइंड ऑफ पीपीटी है. तो उसको आईपीओ आने के पहले ही प्रीमियम लगा के बेच दे रहे हैं. तो वो मार्केट काफी थ्राइविंग था, एवरीवन नोज इट. और उसमें बहुत छोटी छोटी टिकट साइज की कंपनीज के लिए भी प्री आईपीओ किए गए थे. तो आई एम फीलिंग ए साइजेबल सेट ऑफ कंपनीज will either get delayed by 2-3 years, which I don't think most of the retail investors were mentally ready or had the appetite for, and some may never see the light of the day. सो उन्होंने 2 रूल बनाए हैं. एक ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट 2 years में आउट ऑफ 3 years, विच बेसिकली मीन्स कि 2 साल लॉस है और अचानक से एक लास्ट ईयर में कुछ पैच वैच लगा करके आपने प्रॉफिट दिखा दिया. उस तरह के केसेस ऑब्वियसली विल नॉट फ्लाई. यू हैव टू शो प्रॉफिट्स फॉर मिनिमम 3 crore ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर 2 out of last 3 years. दैट इज वन. और दूसरा जो उन्होंने सिग्निफिकेंट चेंज किया है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, एंड दिस सीएज और जो ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा. तो कंपनीज लिटरली 3 फॉर्म्स में हो सकती हैं प्रिंस, मतलब प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड. एंड पब्लिक लिमिटेड बनने के बाद obviously it can become listed or it can remain unlisted also. So there are some public companies which have a requisite number of shareholders follows the public limited norms. So ROC के norms है, right? And from there comes the listing, the final stage, if public listed company has an intent to become public. सो मोस्ट ऑफ आईपीओज एसएमई में ऐसे होते थे कि मोस्ट नहीं, काफी डिसेंट सेट ऑफ आईपीओज ऐसे होते थे कि वो प्रोप्राइटरशिप में चल रही है, फिर एक आईपीओ एडवाइजर आया और उसने पूरी पिच की और वो एलएम अपॉइंट हुए, और फिर वो प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट किया प्राइवेट लिमिटेड में, और प्राइवेट से या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली, या प्राइवेट लिमिटेड थी उसको है. तो वो ये बोल रहे हैं कि जो भी ये कन्वर्जन हुआ है वो आपका मिनिमम 2 years का उसमें टेन्योर होना चाहिए. तो अभी कई बार ऐसे होते थे कि प्रोप्राइटरशिप से जो पूरा कन्वर्जन का प्रोसेस है लास्ट 3-4 महीने में हो जाता था आईपीओ के. तो अब उन्होंने 2 year का कूलिंग पीरियड डाल दिया है, विच विल सिग्निफिकेंटली डिले सच केसेस कि जिसमें लोग क्योंकि मार्केट इतना हॉट था, तो देर वर लॉट ऑफ क्वाजी इन्वेस्टमेंट बैंकर, एंड आई मीन आई रिकॉल द मनी कंट्रोल आर्टिकल. आई डोंट एग्री विद दैट, because what people don't realize is in any market for development you need intermediaries for last mile delivery, right? Most of the merchant bankers in SME are based out of Mumbai, some are based out of Jaipur or Ahmedabad, that's it. Are few here and there in Delhi and Calcutta. So how do you even go to places like Lucknow or Meerut for some of these SME thing? तो ट्रैवल कितना भी करो तो आपको लोकल, आपके जैसे फाइनेंस में प्रिंस बोलते हैं ना, डीएसएज होते हैं, या डीलरशिप में आपके सब वेंडर्स होते हैं, तो वैसे एक सेट ऑफ नेटवर्क है. उसमें किसी भी इस तरह के नेटवर्क में कुछ माल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, बट द कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग. तो वो जो एडवाइजर्स थे, बिकॉज मार्केट इतना हॉट था, तो बहुत सारे प्रोप्राइटरशिप्स को पिच करते थे, उसमें से कुछ लोग एग्री कर जाते थे, प्रोज एंड कॉन्स, कॉस्ट एंड बेनिफिट. तो वो जो एक फास्ट ट्रैक आईपीओज आ रहे थे, वो चीज उन्होंने स्लो डाउन कर दी कि अगर आपका आईपीओ का मन है तो आप कन्वर्ट करिए और फिर उसके बाद 2 साल ऑपरेट करिए और फिर बात करिए आकर के कि डीआरएचपी फाइल करेंगे, आरएचपी है. तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्लो डाउन, एंड इट इज ऑल्सो विल पोटेंशियली स्टॉप पीपल फ्रॉम, जिन्होंने होता ना कि बनाया ही सब कुछ खचपच करके, और एक इलेबोरेट स्कीम थी जिसको उन्होंने 5 years तक होल्ड किया और उसके बाद सिंपली स्टॉक रिलीज कर दिया और छोड़ दिया, और उस कंपनी का ना तो एड्रेस दिख रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है कि हुआ क्या, इसके बंदे कहाँ गए, ऑडिटर्स कहाँ गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ऐसे 2-4% केसेस हमेशा रहे हैं और वो चलते रहेंगे. पर्पस ऑफ सम ऑफ दीज रूल्स इज टू कंट्रोल सच केसेस.
Right. So, Sandeep, from here on, you can, talk about the important points, and as and when in between there would be any doubt or any questions to that, I would come to you. आई थिंक एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी की है विच इज मर्चेंट बैंकर फीस एंड पब्लिक एक्सेस। तो उसमें फी ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने बोला है कि जो भी आपका मर्चेंट बैंकर्स की फीस है वो आरएचपी में डिस्क्लोज होंगी। ठीक है। और दूसरा, डीआरएचपी को कमेंट्स के लिए, पब्लिक कमेंट्स के लिए 21 डेज के लिए एलिजिबल किया जाएगा। और पब्लिक अनाउंसमेंट रिक्वायर्ड इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल न्यूज़पेपर्स। अब ये तो यार, ये जो न्यूज़पेपर का है ना, ये तो बिना बात का धंधा है। अभी कौन बैठ करके बिजनेस लाइन पढ़ता है? तो पहले इस तरह के जब नोटिफिकेशंस आते थे तो वो लोग, क्या होता है कि मतलब रेगुलेटर्स का इंटेंट कुछ भी हो ना, प्रैक्टिकली क्या होता है, अभी अभी प्रिंस, आज की दुनिया में कौन आदमी एसमी की आईपीओ ये पढ़ के कि यार बिजनेस लाइन में है? जमाना बदल गया है, राइट? अब उसमें उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आपको रीजनल लैंग्वेज में डालना है, हिंदी में डालना है। ठीक है, वो जहाँ 5-5 लाख रुपए बिजनेस लाइन को देता था, 2 और पेपर को दे देगा, और क्या करेगा? तो वो तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है किसी कंपनी को, क्योंकि सारी डिजिटल की दुनिया है। लोग यहाँ पे सुपर स्मार्ट हैं। इंडिया इज फेयरली डिजिटल। आई एम टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो एक वो उन्होंने रूल कर दिया, बट वो तो मुझे लगता है कि ट्रिवियल सा एक्सटेंशन है। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज अ गुड गुड कॉल। ये वैसा ही है जैसे अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड में ये हुआ था ना डिस्ट्रीब्यूटर्स का 4-5 साल पहले, कि नथिंग रॉन्ग इन चार्जिंग फीस, बट वट एवर यू विल चार्ज यू हैव टू अपफ्रंट डिस्क्लोज, इट कांट बी इम्प्लिसिट आर इनबिल्ट इनटू सम काइंड ऑफ ऑफरिंग। तो एक तो वो इंटरेस्टिंग है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि अगर आप मेन बोर्ड क्राइटेरिया नहीं भी मीट कर रहे हैं, बट आपका 25 करोड़ रुपए इसका बुक बुक हो चुकी है, बेसिकली आपका पेड अप कैपिटल हो चुकी है, तो आपको मेन बोर्ड के सारे गवर्नेंस और डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो साइजेबल हो चुकी हैं एसएमई में, और कई मल्टीपल रूल्स में कोई एक आध फॉलो नहीं कर पा रही हैं, या फॉलो भी कर रही हैं तो ऑन पर्पस नहीं मूव कर रही हैं, क्योंकि ऐसे हैं कुछ कंपनियां, नेचुरली हम नाम नहीं लेना का पर्पस हो भी नहीं सकता इस फोरम में। तो उस पे रेगुलेटर्स ने ये कहा है कि आप एसपी प्लेटफॉर्म में रहेंगे भी तो इस तरह की साइजेबल कंपनीज को मेन बोर्ड की सारे गवर्नेंस रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें दो सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। एक तो आईएनडीएस का एडॉप्शन, जिसमें कंटिजेंसी रिजर्व्स हैं, जिसमें बेटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा होता है। और दूसरा, नेचुरली द बिगेस्ट बेनिफिट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स, राइट? तो वो रूल्स एप्लीकेबल कर दिया है फॉर साइजेबल एसमी कंपनीज विच फॉर सम रीजन इज नॉट मूविंग टू मेन बोर्ड। और इसके अलावा अनदर थिंग विच आई मीन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में उन्होंने कहा है कि सेक्शन 23 एलओडीआर को एसमी एंटिटीज पे भी कर दिया एक्सटेंड। तो सब बहुत टेक्निकल से पॉइंट्स हैं। हाँ, एक ये बहुत किया है, मुझे बहुत इरिटेशन होता है इससे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। आई मीन, इट डजंट इवन कॉस्ट एनीथिंग प्रिंस। सो आरटीए की एक रिपोर्ट आती है, सब एसमी कंपनीज के पास वीकली आती है, दे पे फॉर इट, राइट? एंड आई ऑफन से कि सर आपके पास है, सब लोग मांगते हैं, आप उनको दे भी देते हो। आई डोंट गो अराउंड आस्किंग फॉर एसएचपी, मुझे क्या उसमें मेल करना रहता है, फिर 2 बार फॉलोअप करो, ये सब मैं करता नहीं हूँ। बट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग एक्सेस टू शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, एंड देन ऐसे कि आप सबको दे सकते हो किस नीड बेसिस पे। इससे बेहतर है कि आप क्वार्टरली पब्लिश कर दो, इतना इनफ है। मुझे क्या करना है वीकली जानने का कि किसने बेचा क्या खरीदा? आई वांट टू सी अ पैटर्न इन दिस। तो आप देखोगे कि अराउंड 5% कंपनियां क्वार्टरली सबमिट करती हैं एसएचपी, और बाकी 6 महीने में करती हैं, और कुछ नहीं करना है। मतलब प्रिंस, लिटरली इट्स लाइक ए 3 मिनट जॉब। यू हैव ए रिपोर्ट विच यू हैव टू सबमिट, सीएस नीड्स टू डू इट। जस्ट वो आपकी माइंडसेट ही नहीं है बेटर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की। सो आई एम स्पेसिफिकली हैप्पी दैट सेबी इज मेकिंग इट मैंडेटरी, एंड दे वुड हैव रियलाइज्ड कि इसमें क्या है। मतलब तुम क्वार्टरली रिजल्ट नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम यू आर क्लेमिंग वी आर टू स्मॉल एंड वी डोंट हैव टाइम एंड कॉस्ट फॉर ऑल दैट, बट एसएचपी अपलोड करने में क्या है? तो दैट दे हैव मेड इट, they're proposing to make it mandatory to do the quarterly filing. So, Prince, I'll probably take your permission because I don't want to make it. This, any case, is not probably very interesting topic for a lot of people on Twitter, except for those who are market intermediaries or those who love to Mm. do more than just The investing. good thing about our the people in our circle is they are all keen learners. So I think nobody is getting bored. The count itself is a testimony that they are enjoying the talk. So, uh, important points we can surely discuss. Otherwise, we also got Kanil, Mustafa, and Tanmay if there is more to
it if they want to add, or you may continue meanwhile as you like. No, no, I'm good. I'll probably let Tanmay. I'm is very active in IPO. He reads so much of DRHP. Tanmay, क्या बोलते हैं? क्या विचार है क्या आपके विचार है ओपनिंग आपके रिमार्क्स? ओपनिंग रिमार्क्स? सर मतलब मैंने एक दो चीजें मतलब पहली बात तो मुझे एक चीज ये जो लॉट साइज बढ़े की 2 लाख की चीज हुई ना मतलब बात चल रही है मुझे उतना एक्साइटिंग नहीं या फिर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा रीजन ये है कि यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग दी लिक्विडिटी एंड दी मार्केट पार्टिसिपेशन डाउन एंड एक्चुअली इट विल बी इन अ बैड वे कि कुछ 8-10 लोग पूरा फ्री फ्लोट आधा काइंड ऑफ कॉर्नर कर लेंगे विच वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ. तो आई थिंक मार्केट का वो जो लॉट साइज है वो बढ़ाना मतलब वो मुझे एक चीज पसंद नहीं आई और एक दो छोटी छोटी चीजें थी बट ओवरऑल आई टेक इट अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट टुवर्ड्स मेकिंग द एसएमई सेगमेंट मोर हेल्थियर. आई थिंक ये और अभी एचएनआई साइड में भी जो कैपिंग कर रहे हैं वो 10 लाख का लिमिट कर रहे हैं तो उससे द मोर यू अप्लाई मोर यू गेट द अलॉटमेंट वाला कॉन्सेप्ट निकल जाएगा एंड इट विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. मतलब 10 लाख तो आजकल सबके पास है बट सबके पास 2-3 करोड़ नहीं होते. दैट इज अ गुड थिंग. और एक मैं छोटा सा पॉइंट एक्चुअली बताना चाहता था जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का जो डिस्कशन हो रहा था. तो आई थिंक पहले ना क्या हुआ करता था कि एक ड्राफ्ट के टाइम पे एक रफ इशू साइज आता था और उसका 25% मतलब आपने अगर एडअप कर लिया तो समझो एक्स वाई जी बाई समथिंग 60 करोड़ का इशू साइज है पूरा फ्रेश इशू है और 45 करोड़ का उन्होंने बाइफर्केशन दिया है और 15 करोड़ का जीसीपी में डाल दिया है. बट इफ इट्स अ नंबर ऑफ शेयर्स बेस्ड इशू तो मार्केट का डिमांड देख के लास्ट मोमेंट पे शेयर जो इशू प्राइस आता था वो बढ़ जाता था जस्ट ड्यू टू दी हाइप एंड दी मार्केट डिमांड. तो बढ़ जाता था तो क्या होता था आपका जो इशू साइज है वो समझो 60 का 65 होगा वो जो जीसीपी 15 था वो 20 हो जाता है. ओके तो वो लोग क्या बहुत सारे एलएम्स ये मेन बोर्ड में एक्चुअली कॉमन प्रैक्टिस बट एसएमई में मैंने नोटिस करी ये चीज. तो ये सिर्फ एक 3-4 वर्ड्स और ऐड कर देते जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड फंडिंग अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्सपांशंस. बट ये जो लास्ट के जो 4 वर्ड्स ऐड हुए करते थे ना आई थिंक एक बहुत रफ बोल रहा हूँ मैं आई कैन बी रॉन्ग 70-80% कंपनीज वो फंड का वो 3-4-5 करोड़ का जो एडिशनल हुआ उसका कभी रिपोर्टिंग हुआ ही नहीं करता था. और कोई एक्विजिशन तो दूर की बात है वो फंड का क्या हुआ एंड हाउ द थिंग्स वेंट उसका उसका कोई एक लॉजिकल आंसर नहीं था. तो आई फील कि वो जो 10% कहाँ है 10% के जगह पे 25% ही रख सकते थे बट इन्होंने ये कर सकते थे वो कि आपको एक्विजिशन करना तो आप उसका एक अलग कॉलम बनाओ और जीसीबी को 25 ही रखो बिकॉज बहुत सारी कंपनीज लाइक इशू एक्सपेंसेस भी करती है कुछ अलग चीजें भी होती है बट हाँ 10 करोड़ का कैप है दैट इज ओके बट दैट्स 10% ऑफ द कंप्लीट इशू भी जीसीपी. तो आई फील दैट इज गुड फॉर अ सेंटिमेंट एज अ होल बट कुछ कंपनीज के लिए इट कैनॉट बी गुड तो दैट्स ऑल. बट आई थिंक ओवरऑल 80% डेवलपमेंट्स आर श्योरली पॉजिटिव फ्रॉम व्हाट आई कुड रीड. No, तन्मय, you are made actually incidentally दोनों पे ही मैंने बोला था लॉट साइज में मेरा हमेशा मैं almost diagonally opposite रहा हूँ, and I also understand in what sense regulators are doing. So regulators are obviously trying to make it a little restricted market. So that's welcome because it is an alternative asset class, right? I mean, we always talk about this. I mean, in face-to-face वगैरह सब पे मैंने बोला है कि we should not even compare it as main board. It's an asset class which is always seen as alternate asset class. So alternate asset class is never for retail. बट हम एज ए पार्टिसिपेंट्स, ये बाहर वालों को नहीं समझ आता है, पार्टिसिपेंट्स को पता है कि जहां पे भी लॉट साइज बड़ी है वहां पे मैनिपुलेशन इज मच इजियर देन लॉट साइज जहां पे छोटा है. तो वो एक ऐसा ऐसा पॉइंट है कि जिसको समझा पाना बहुत टफ है. जो मार्केट्स में एक्टिव है उसको ही ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये एसेट वर्क्स अपोजिट ऑफ कंजम्पशन, राइट. सो यहाँ पे जैसे ही प्राइस बढ़ती है सबके सब आ जाते हैं. तो अगर आपके लॉट साइज बड़ा है तो एक सिंगल बंदा बहुत तेजी से फ्लो बढ़ा करके चीजें कर सकता है, जिसको ऑपरेटेड बोलते हैं, राइट. तो आपको कई बार वो स्क्रीन पे फील आती है कि यार ये स्टॉक को कोई नहीं बात कर रहा था, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, अचानक से 4 अपर सर्किट मारा और उसके बाद सबके सब जंप कर गए उस पे. तो वो लॉट साइज वहां पे तो रिस्ट्रिक्ट एक्चुअली वो हेल्प करता है इस तरह की प्रैक्टिसेस को. बट फ्लिप साइड है कि तन्मय मतलब फ्रैंकली यार 2012 में वो रूल बना था 1 लाख का, तब से इन्फ्लेशन कम से कम 3x हो चुका होगा, मतलब इन रिपोर्टेड नंबर्स. तो 2x 2.5x तो हो चुका होगा जो आपका बास्केट है, तो उतना तो बनता है. सो दैट आई एग्री विथ यू. जीसीपी में पर्सनली तन्मय आई एम वेरी एक्टिव विथ अ लॉट ऑफ दीज आईटी सर्विसेज कंपनीज, राइट. I can't think of how will they even justify any fund issue.
तो शायद थोड़ा ओएफएस करना पड़ेगा, थोड़ा जीसीपी डालना पड़ेगा और थोड़ा वो है, बट ठीक है। कोई भी रूल बना लोगे तब में उसके कुछ ना कुछ लूप होल्स या साइड ऐसे चैलेंजेस होंगे, बट ओवरऑल आई एग्री कि इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन पेपर एंड मोस्ट ऑफ द चेंजेस लुक्स एटलीस्ट ऑन सरफेस वेरी गुड, बट रियलिटी ये है कि कोई भी रेगुलेशन बनाओगे वो बियॉन्ड द पॉइंट लोग उसका लूप होल्स बना लेते हैं, सो दैट कैट एंड माउस विल ऑलवेज कंटिन्यू। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि समझो एक कंपनी अभी रिसेंट, आपको पता है कि पिछले 1.5 साल में 2 कंपनी थी जो 100% ओएफएस लेके आई थी। वो एक आईटी हार्डवर्क की कंपनी को मैं समझो छोड़ दूं, तो जो एक कंपनी था, अगर आपने उसका कुछ पढ़ा होता कि वो 100% ओएफएस है, कैसे वो फाइनेंशियल बनाए गए, तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन ऑन इट? अगर कंसल्टेशन पेपर के पॉइंट को मैं बाजू में रखूं तो। ये देखो, ओएफएस को मैं बड़ी चीज नहीं मानता हूँ, लोग इसको ऐसे देखते हैं। मैंने इसके पहले, आप शायद तन्मय देर से आए थे, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक मार्केट्स के एंड स्पेशली इन मार्केट लाइक एसमी क्या मेन बोर्ड में भी, मतलब वास्ट मेजोरिटी रिटेल को ये बात नहीं समझ आता ना कि प्री मनी पोस्ट मनी का कॉन्सेप्ट। ओएफएस वर्सेस फ्रेश इशुएंस में 33% का गैप है, तो आपने दोनों 400 करोड़ में लॉन्च किया, एक में ओएफएस कर दिया, तो इफेक्टिव वैल्यूएशन तो आपने 400 करोड़ का दिया, और अगर आपने फ्रेश इशुएंस किया है तो इफेक्टिव वैल्यूएशन आपने 300 करोड़ का दिया है। तो दोनों में मल्टीपल आप बहुत डिफरेंट दे रहे हो। असल में एक बार आप म्यूट पे जाना, मेरी वॉइस इको। हाँ, हाँ। तो दोनों में मल्टीपल डिफरेंस दे रहे हो, तो एक तो वो नुआंस है। चलो लेट्स नॉट एज्यूम दैट कंसेंसस इज डम। सो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ओएफएस है कि है, एज लॉन्ग एज वो क्लियरली डिस्क्लोज्ड है। बट आई अंडरस्टैंड विच टू केसेस यू आर टॉकिंग अबाउट। उसी में एक मैंने जिक्र भी किया था, विदाउट टेकिंग नेम सम पीपल वुड हैव आइडेंटिफाइड, एंड उस समय कुछ रेड फ्लैग्स डाले गए थे, और रिजल्ट आने के बाद वो रेड फ्लैग एग्जैक्टली वैसे लैंड हुए जैसे कुछ पॉपुलर हैंडल्स ने उस चीज को रेज किया था वॉइस। तो रियलिटी ये है कि अगर किसी प्रमोटर या सेट का काफी बैड इंटेंट है, और इफ ही कैन गेट अवे विथ 100% ओएफएस इन सच स्मॉल कंपनीज, देन वो तो यार लीगली उसने पैसे निकाल लिए, उसको फंड भी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उस चीज को गवर्नमेंट ने सिंपली कह दिया कि इस प्लेटफॉर्म में ओएफएस अब हम अलाउ ही नहीं करेंगे मोर देन 20% ऑफ फंड रेज। सो इट्स ओके, आई मीन फॉर सम कंपनीज इट विल बी प्रॉब्लम, जिनको जरूरत ही नहीं है पैसे की और वो दे जस्ट वांटेड टू बिकम लिस्टेड, तो जस्ट मेक इट अ पब्लिक कंपनी। तो उस तरह की कंपनीज के लिए उन्होंने बोल दिया है कि यू बेटर गो टू द साइज ऑफ मेन बोर्ड एंड देन स्ट्रेट अवे ट्राई मेन बोर्ड, डोंट कम टू दिस प्लेटफॉर्म। एक्चुअली सर मेरा बैकग्राउंड वो पूछने का ये था क्योंकि जो कंप्लीट ओएफएस लाती है कंपनी, आई थिंक वास्ट मेजोरिटी 90-95%, तो उनका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंपनीज आर हेवीली कैश जनरेटिंग कंपनीज, या फिर दूसरा होता है कि कंपनी पे बहुत ज्यादा कैश पड़ा है, फंड रेज ऑलरेडी हो चुका है। फिर तीसरा चीज है कि दे आर ट्राइंग टू गिव एन एग्जिट टू देयर इन्वेस्टर्स। तो वहां पे जब कंप्लीट भी ओएफएस हो, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, बट अ कंपनी विच हैज नो मच कैश बैलेंसेस, या फिर उसका इसका कैश फ्लो इतना हेल्दी नहीं है, वो ओएफएस लेके आया, तो वो थोड़ा सा बैड साउंड करता है। आई अंडरस्टैंड कि वो ओएफएस इज एक्चुअली नॉट अ वेरी बिग रेड फ्लैग इफ अ No, no. कंपनी इज केपेबल Actually, टू Tanmay, जनरेट कैश फ्लोज। that's why I'm always so impressed with you, given your age and with such deep understanding. So thanks for calling it out very clearly. So naturally, मैं जिन केसेस की बात कर रहा था वो है जो कैश फ्लो जनरेटिंग पॉजिटिव कंपनी है, उनको कैश की जरूरत ही नहीं है। सो यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन। अगर कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, कैपेक्स करना है, ग्रोथ फंडिंग चाहिए, उसके बाद जो एफएस आ रहा है तो क्लियर कट दिख रहा है कि यार मतलब सब कुछ ही गलत है उसमें। So that I fully agree. I mean, if company is not generating cash, does not have reserve, and they are trying to come in the public and still doing a sizable OFS, वो तो frankly उनको डीआरएसपी स्टेज पे ही पुश बैक कर देना चाहिए। बट क्या होता है, रेगुलेटर्स आई मीन नजिंग तो कर सकते हैं, बट अगर उनके पास रूल्स होते हैं तो इट बिकम्स लाइफ बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज देन इट्स लेस अबाउट डिस्क्रिशन और जजमेंट, it just becomes ki rules are rules, we will follow. So thanks for highlighting that. I mean, naturally those are clear cut red flag cases. Perfect. So, Sandeep, more pointers which you think are worth discussing, or maybe we can. We can close it for the day because I was literally like on my way to home also. I'll probably just do a tweet later in the day after a few hours maybe. मेरी later in the day की आदत पड़ी है क्योंकि अभी भी मुझे 2-4 बजे तक जगा रहूंगा, Cer- and Certain, I'm realizing mostly certainly, for and just in case there would be more interesting topics which maybe we didn't cover, so definitely there is always a scope to discuss in further sessions.
ओके, थैंक यू प्रिंस, थैंक्स तन्मय, थैंक्स एवरीवन। Thank- केनिल एंड मुस्तफा से पूछ लीजिए इफ दे हैव हाँ हाँ एनीथिंग टू श्योर ऐड। यार, वो मतलब मुस्तफा, क्या मुस्तफा संदीप भाई go ahead. अभी जो इंडिया में कंसल्टेशन पेपर चलता है तो सर संदीप भाई क्या रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बनते हैं और फिर कंसल्टेशन पेपर आता है जस्ट टेक ऑफ नेम, मतलब इसका क्या व्यू है? फॉर एग्जांपल ये जितने भी पॉइंट्स ऐड करे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रूल्स एंड रेगुलेशन और इट विल बी डिस्कस्ड। नहीं, मतलब थ्योरी सेज की कंसल्टेशन पेपर है फॉर पब्लिक फीडबैक, राइट? तो बट अगर इसमें जब हम जैसे नॉट रेगुलर पार्टिसिपेंट, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कुछ मेजरली गलत है। एक दो चीजें चेंज होंगी, कोई स्ट्रांग फीडबैक जाएगा। जैसे मुझे पर्सनली लग रहा है एफसीएफई हट जाएगा, क्योंकि इसमें भी जिक्र नहीं हुआ, एनएससी ने एक दिन ऐसे उठ के रैंडमली मार दिया था। तो बट इन जनरल पास्ट में प्रैक्टिसेस देखी गई कैनल कि जो भी कंसल्टेशन पेपर आता है 70-80% वो वन वे और अनदर रूल्स और रेगुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कि सेबी विल लाइकली अडॉप्ट इट in March or April board meeting, unless they are in a mood to do some fast track, given they have created so much of a noise about this segment. There was so much of main board players as well as mainstream media noise about this segment, right? So they may take an exception कि भैया consultation paper अभी डाला, 2 महीने के अंदर adopt कर लो, but most likely 80 or probably 95% of it will come into rule in 4 to 5 months, with an added risk that exchanges take a soft view, which obviously they cannot take legally, that even if DRHP is filed before that, they may either, delay basically they reject the approvals. तो आई नो कि a lot of chatter is कि जल्दी से फाइल कर दो DRHP, जो लोग इनएलिजिबल भी है मार्च के पहले ही कर लो। It surely creates a lot of problem for the companies which overnight becomes ineligible. ओके संदीप भाई और एक क्वेश्चन है। संदीप भाई ये जो 2 साल का जो पीरियड है आफ्टर कन्वर्टिंग कंपनी फ्रॉम पार्टनरशिप एलएलपी सोल प्रोपराइटर, ठीक है, तो 2 ईयर का पीरियड हाउ यू आर जस्टिफाइंग, मतलब आप आपका इससे क्या सोच है? यार ये मुझे बस ये लगता है कि ऐसा कोई भी चेंज लाना है ना, तो हम हमेशा प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे लाना चाहिए। अब आपने अप्रैल में कर भी दिया, तो वो उसके प्रीसीडिंग 2 इयर्स में, अब आपने बताया तो मेरे को नवंबर में ही ना। तो बहुत सारे लोग, हम इंडिया में कई बार रूल बनाते समय हम ना कन्वीनियंस का ध्यान नहीं रखते हैं। रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है केनल, आप पहले से बता दो। मैं 30 मिनट खेल चुका हूँ फुटबॉल में, अब सडनली आप बता रहे हो कि नहीं 2 गोलकीपर हुआ करेंगे, तो आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। सो कीपिंग दैट असाइड, यार वो रेगुलेटर्स ने रूल लिया है, अगर इसका प्रैक्टिकल बात देखो कि एक कंपनी को आईपीओ लाना है, तो थोड़े पहले से तो प्रिपरेशन चालू करो। मेन बोर्ड में ऐसे नहीं होता है कि जनवरी में प्रमोटर घूम रहा था स्विट्जरलैंड में, उसको कोई बंदा मिल गया और उसने बोला ऐसे ऐसे हो जाएगा, इतनी फीस लगेगी, उसने बोला चलो लेट्स डू डीआरएचपी, जुलाई तक फाइल हो गया। सी, गोइंग पब्लिक इज ए वंस इन ए लाइफ टाइम, मैं हमेशा बोलता हूँ। इट्स लाइक आप उसमें जा सकते हो, निकलना प्रैक्टिकली डिलिस्ट करना इम्पॉसिबल है। यू कैन साइफन आउट मनी, कुछ वैसे बंद कर दोगे। डिलिस्ट करना इंडिया में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट्स सच ए कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। तो किसी भी प्रमोटर को अगर लिस्टिंग करानी है तो 2 साल पहले से प्रिपरेशन चालू कर ले, उसमें क्या दिक्कत है? इनफैक्ट अदर वे अराउंड ऑल्सो, केरल आई नो मल्टीपल कंपनीज है, मैं नाम ही ले लेता हूँ, चलो नहीं लेता हूँ, इनफैक्ट छोड़ दो, जो 10-10 साल से प्राइवेट लिमिटेड है। सो नॉट एवरी कंपनी इज इनटू प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एक्सेट्रा, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी एक सर्टेन फॉर्म में चला रहे थे, काइंड ऑफ टैक्स फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने प्रोप्राइटरशिप में नहीं किया था। बाकी के लिए प्रॉब्लम है जो एक कच्चे तरीके से चला रहे थे। एक साइजेबल कंपनीज को वैसे भी प्रोप्राइटरशिप से चेंज हो जाना चाहिए। तो ओनली थिंग इज कि मुझे ऐसे लगता है कि हम कोई भी रूल लेते हैं तो हम थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दे लें, क्योंकि मैं एटलीस्ट 3-4 ऐसे केसेस जानता हूं जहां पे कंपनी इज सुपर सॉलिड, इन्वेस्टर्स हु आर बैकिंग इट इज सुपर सॉलिड, द पीपल हु आर एडवाइजर, आई मीन गुड गाइज, अब उनका अचानक से सुबह दुनिया हिल गई। दे वर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग इनटू आरएचपी इन 3-4 मंथ्स, अब वो सडनली उनका 1.5 साल ऑफ नो रीजन। अगर उनको थोड़ा सा पहले से पता होता कि यार ये रूल है, उन्होंने मूड बनाया होता, पहले से वो चीजें कर लेते हैं। बट ठीक है यार, कुछ भी इंडिया में रूल बनेगा तो देयर विल ऑलवेज बी सम सॉफ्ट केसेस एंड सैड केसेस, सो यू कांट गो दैट माइन्यूट। संदीप भाई So Sandeep, समटाइम व्हाट हैपेंस कि a lot of noise in the background. So Sandeep, just to understand a very important perspective, like companies going to main board on that front,
are there any major changes in this consultation paper, or it's like more or less the same which it used to be? No, no, I don't think this consultation paper is about main board at all. This is focusing on SME. Please correct me if I'm misreading it. I mean, others can also do. I mean, So I this is I came across few pointers wherein it was mentioned the transition from to. नहीं, वो उसके लिए है कि आप एसमी में आओगे तो जब माइग्रेट करोगे तो उसके इर्द गिर्द एलओडीआर के क्या रेगुलेशंस होंगे, नॉट फॉर मेन बोल्ड लिस्टिंग. इनफैक्ट मैं एटलीस्ट दो मेरी पर्सनल प्राइवेट प्लेसमेंट्स हैं, एज इन अनलिस्टेड हैं, जो कि एसमी लिस्टिंग की तरफ जा रही थी, नॉट इवन बिफोर दिस कंसल्टेशन पेपर. वो 2 महीने में पहले ही उन्होंने मूड बना लिया है कि इतना नॉइज है कि हम 6 महीने डिले करेंगे लेकिन हम मेन बोर्ड में जाएंगे. क्योंकि अब एनएससी बीएससी के पास जाने से कोई फायदा नहीं है जब उनको हर बात पे, मतलब इफ दे आर नॉट टेकिंग कॉल्स एटसेट्रा, दे आर अंडर अपरेंटली लॉट ऑफ पब्लिक प्रेशर एंड रेगुलेटरी प्रेशर. तो अगर कंपनी सुपर सॉलिड है तो एक्चुअली मेन बोर्ड इज मच इजियर नाउ. वही वहां पे रिवर्स स्टांस है. वहां पे सेबी ने लिटरली अपने सिस्टम पे, अपने ऑफिशियल्स पे एक प्रेशर बना रखा है और पब्लिकली पोजीशन भी ली है सेबी चेयरमैन ने कि शी वांट्स टू बेसिकली गिव ए प्रॉपर गाइडलाइंस कि भैया 1 मंथ में आपका या तो अप्रूवल होगा या रिजेक्शन होगा. तो 1 मंथ में भी एम्बिसिस तो वो भी 1.5 महीने में आ जाता है. यहाँ पे एसमी में तो 3 महीने से पहले करना ही नहीं चाहते हैं, प्योरली फॉर द ऑप्टिक्स कि डीआरएसपी फाइल हुआ, अगर 20 दिन में अप्रूवल आ जाएगा तो लोग बोलेंगे यू हैव नॉट डन इनफ ड्यू डिलिजेंस. तो वो जैसे एसबीआई के डिमांड ड्राफ्ट होता है ना कि अगर वो 5 मिनट में बन भी सकता है तो भी आपको नहीं बनाएंगे. वो बोलेंगे लंच के बाद आना, उधर बैठ जाओ आप, क्योंकि वो मेंटली उन्होंने बना लिया कि 2 घंटे में डिमांड ड्राफ्ट बनना चाहिए. तो वो वैसी हालत इस सेगमेंट की हो गई है. तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गुड, गुड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, नो डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, टीम सुपर शार्प है, दे आर ऑलरेडी मूविंग टू मेन बोर्ड. तो दैट यू विल सी, एंड विच इज गुड ऑल्सो. क्या जरूरत है आपको इतना एसमी प्लेटफॉर्म में जाने की, स्ट्रेट अवे जाओ मेन बोर्ड में. Right. So anything more on Kenel's or Mustafa's part, or shall we wrap up for the day? Yeah. Okay. I think we are good, Prince. So thank you. Thanks as always for giving all of us platform to talk something, and thanks to the listener who find us okay enough to listen also. Always a pleasure. Yeah, it's always a great value